वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया और मैसेजेस काफ़ी किए कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो करंटली क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मुझ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरह हम इसको अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। मुझे इतना पॉलिटिक्स के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत मैं भी देख रहा होता हूँ न्यूज़ को, लेकिन इतना ज़्यादा मैं जाहिर सी बात है एनालिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं इसके ऊपर डिबेट कर सकूँ कि कौन सही है कौन गलत है या आगे क्या होने वाला है। इन चीज़ों के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो नुकसान सिर्फ घास का होता है। तो अपने आप को घास ना बनने दें, इस पूरे सिचुएशन का फ्यूल ना बने आप, आपकी कॉस्ट के ऊपर दूसरों का फायदा ना हो जाए। तो मैंने कहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक वीडियो बनाता हूँ और लॉन्ग टर्म में आपको क्या सोचना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या होता है, कुछ इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। इंडिकेटर्स देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, गोल्ड किस तरह परफॉर्म कर रहा है, जो रशियन स्टॉक एक्सचेंज है उसने क्या किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ है, दुनिया भर की और स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ है। कुछ एक डेटा देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, और इस तरह की सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं। तो कुछ डेटा देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो इंडिकेटर्स हैं पहले वो देख लेते हैं। अभी मैं मेरे सामने ये ऑयल का चार्ट खुला हुआ है। अभी आप देखें ज़रा, वन डे के अंदर इस वक्त ये इसने टॉप किया था, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $100 पे पहुंच गई थी। और $100 काफ़ी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो हम पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली वो क्रूड ऑयल की जो ऑयल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इस पे भी बात करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और क्या करना चाहिए, बीइंग ए नेशन हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस गवर्नमेंट की क्या गलतियां हैं, पिछली गवर्नमेंट की क्या गलतियां थी, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि नेशन को एज अ, या आप नेशन को भी छोड़ दें, आपको खुद को क्या करना चाहिए या क्या आपने नहीं किया है, हम इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा गोल्ड देख लें तो गोल्ड की प्राइस इस वक्त अगर मैं देखूं तो पहुंच गई है हाईएस्ट अपना 1972 पर। ऑल्दो कि ये अभी भी वन ईयर, अगर मैं इसको देखूं तो वन ईयर का हाई नहीं बना हुआ है इसने। वन वन ईयर का हाई ऑलमोस्ट बना हुआ है। 5 ईयर्स का देखेंगे तो 5 ईयर्स के अंदर जब ये कोविड के टाइम के ऊपर 2000 से ऊपर चला गया था पर आउंस देख रहे हैं हम इस वक्त। तो कोविड के टाइम पर ये 2000 प्लस चला गया था, इस वक्त भी 19,000 के ऊपर, 1966 के ऊपर मौजूद है। डेफिनेटली गोल्ड को ऐसा कहते हैं कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है इन वीडियोस में कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर थोड़ा बहुत गोल्ड जरूर रखना चाहिए। 5 to 10% जो आपकी लिमिट आप कर सकते हैं उसको उसके हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस के अंदर गोल्ड आपने देखा कि थोड़ा बहुत उसने अपना रैली दिखाई है, लेकिन अगेन एज सच कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं किए प्राइसेस, वन ईयर हाई के ऊपर भी नहीं पहुंची है। तो ठीक है, गोल्ड ने अपना कैरेक्टर दिखाया है यहाँ पर। अच्छा, अब आगे बात करें तो यूएस की स्टॉक मार्केट वैसी प्रॉब्लमेटिक थी, इस वक्त 32,400 के ऊपर मौजूद है डाउ जोन्स का इंडेक्स। और अगर हम देखें तो ये 1 मंथ का मैं देख रहा हूँ, 1 मंथ का लो पहुंच गया है। इनफैक्ट ये 6 मंथ्स का भी लो है। और इसके अंदर वन ईयर का देखें तो वन ईयर का ऑलमोस्ट 32,400, और ये तकरीबन कोई 9-10 महीने पहले भी इसी लेवल पे था, तो 10 महीने का लो पहुंच गया है। मतलब दुनिया में ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान हो रहा है, इससे पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है। इसके अलावा बिटकॉइन को देख लें, बिटकॉइन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 36,000 के ऊपर इस वक्त पहुंचा हुआ है, जबकि इसने लो बना दिया था 34,000 का। तो बिटकॉइन को जिस तरह कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन का हेज है, तो वो तो हमने देख ही लिया कि इन्फ्लेशन का हेज तो कोई ऐसी कहानियां होती हैं कि इन्फ्लेशन का हेज है, क्योंकि हमने इतनी हाई इन्फ्लेशन देखी है यूएस के अंदर पिछले साल के अंदर और अभी भी, और कोई ऐसा बिटकॉइन के अंदर रैली नहीं आ रही है। इसके अलावा जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉर वॉर लाइक सिचुएशन है, यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व है रशिया के साथ वॉर के अंदर, और यहाँ पर जो बिटकॉइन की वैल्यू है ये सच अपनी जगह पर रुकी हुई है। मैं इनफैक्ट आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ, ये मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था यूट्यूब की। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जिस वक्त पीक था, जिस वक्त प्रॉब्लम का पीक था, जब पैनिक एट द मोस्ट था, उस टाइम पर जो आप देखेंगे ना यहाँ पर कि किस तरह से बिटकॉइन की प्राइस नीचे गई है पैनिक के टाइम पर, और गोल्ड की प्राइस ऊपर गई है। तो ये जो कहते हैं ना डिजिटल गोल्ड, ये जो कहते हैं ना कि ये इन्फ्लेशन का हेज है, ये जो कहते हैं ना कि ये हेज अगेंस्ट इस तरह की जो क्लैमिटीज हैं उसके अंदर है, वो बात बिल्कुल भी यहाँ पर निगेट हो रही है कि बिटकॉइन एज सच उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी यहाँ पर। अब वही बात है कि कोई ज़रा सा ट्रिगर इवेंट कोई और हो जाएगा तो इसमें हो सकता है प्राइस ऊपर चली जाए, तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे होने का कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। हो सकता है कल 60,000 हो जाए,
कुछ नहीं पता, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, गोल्ड ने यहाँ पर अपनी जो इसका पास्ट रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से इसने अपना ऊपर किया है, जिस तरह मैंने पहले भी दिखाया था, और उसी टाइम पर बिटकॉइन नीचे आया है। अच्छा, अब आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन सेंसेक्स के ऊपर आ जाते हैं। हालांकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप इंडिया का क्यों जिक्र करते हैं, तो भाई बात यह है कि आपको अपनी एनालिसिस पूरी रखनी चाहिए, आपको अपनी एजुकेशन पूरी रखनी चाहिए। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम बात कर लें थोड़ी बहुत इंडिया की, क्यों नहीं बात कर सकते? हम बात कर सकते हैं, हम उनके पॉजिटिव चीज़ें सीख सकते हैं। बंदा किसी से भी सीख सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कमेंट्स के अंदर मुझे मिलते हैं इस तरह के लोग जो कहते हैं कि यार आप इंडिया की बात ना करें, आप बिल्कुल भी बात ना करें यार, मतलब मुझे समझ नहीं आती इस बारे में। एनीवेज, हम बात करें तो इंडिया की स्टॉक मार्केट भी आज -4.7% पे गई है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी इतना नहीं गई थी। इसके अलावा अगर आप उसको देखें 6 मंथ्स का ट्रेंड, तो 6 मंथ्स के अंदर भी ऑलमोस्ट कोई 2.5% के करीब उसने इस वक्त नेगेटिव रिटर्न दे रही है। तो दुनिया, ये तो यूक्रेन वाला इशू तो अभी हुआ है ना, ये इंडिया की स्टॉक मार्केट पहले से भी नीचे जा रही थी, जैसे हमारे साथ भी है, जैसे यूएस के साथ भी है, तो स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी। इसके अलावा जो रशियन स्टॉक मार्केट है, रशियन स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली, आई डोंट नो कि कब का रिकॉर्ड होगा, कहाँ का रिकॉर्ड होगा, तो एक दिन के अंदर 50% का उसमें डिप आया था। फिर वो कुछ रिकवर किए, उसके बाद तकरीबन कोई 35%, 33% के करीब इस वक्त भी लॉस है सिंगल डे के अंदर। तो एक बहुत बड़ा नंबर है रशियन स्टॉक मार्केट के अंदर, बंद हो गई थी स्टॉक मार्केट फिर वहाँ पर। इस तरह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट देखें तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको दिखेगा कि ऐसा लैक लिस्टर परफॉर्मेंस है, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं कि जो पाकिस्तान के जो अच्छे स्टॉक्स थे, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान क्या, इंडिया, यूएस में जो अच्छे स्टॉक होंगे, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक होंगे, उनके अंदर इतने बुरे हालात के अंदर भी जो है ना, आपको पॉजिटिव मोमेंटम नजर आएगा। अभी आप, मैं खोल के दिखाता हूँ, डॉल्मेन सिटी रीट। डॉल्मेन सिटी रीट मैंने लिया था कोई 10, आई थिंक ₹10.5 का, ₹11 का भी लिया था, फिर ₹12 का भी लिया था, फिर ₹13 का भी लिया था। फिर मैं रुक गया था उसके बाद, मैंने कहा यार अब ये शायद पता नहीं कहाँ जाएगी इसकी प्राइस। लेकिन अब आप ये देखें कि ये 14.22 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अभी आप उसका ट्रेंड देखें तो आपको 6 मंथ्स क्या, मेरे ख्याल से तो ये अपना, यस, इसने अपनी लाइफ टाइम हाई बना लिया है। एग्जैक्टली इसने, इसका जो पहला हाई था वो ₹13 था, और इस वक्त ये 14.22 के ऊपर मौजूद है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं, इसके अलावा एक और स्टॉक जो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, वो एंग्रो फर्टिलाइज़र का है। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने अपना डिविडेंड अनाउंस कर दिया, उसकी डेट्स आ गई हैं, लेकिन वो स्टॉक नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। वो 86.25 के ऊपर मौजूद है। इसका जो 1 ईयर का ट्रेंड आप ये देख सकते हैं, 1 ईयर का ट्रेंड देखें इसका, मतलब इसने डिविडेंड्स भी दिए हैं, इसने सब कुछ दिया है, लेकिन इसका ट्रेंड कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये स्टॉक्स ले लें, क्योंकि इन स्टॉक्स का कुछ नहीं पता होता भाई। यहाँ पर तो आज मैं कुछ बोलूँ कल कुछ हो जाए, तो मैं तो सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई बाय या सेल की कॉल नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आप ज़रा देख लें, फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके स्टॉक्स देख लें। उन्होंने थोड़ी सी एक अर्निंग ख़राब हुई, उन्होंने, उनके यूज़र्स कम होना शुरू हुए, वहाँ पर उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा, $300 से ये स्टॉक $200 पे पहुँच गया। एक दफ़ा में आई थिंक कोई $500 बिलियन की इसकी जो वर्थ है इस वक्त कम हो चुकी है। इसी तरह टेस्ला को ले लें। अच्छा, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, फेसबुक हो गया या टेस्ला हो गया, ये अपनी फंडामेंटल्स पे उस तरह से काम नहीं कर रहे थे। ये अब इनकी पी रेशियो आप देखें तो बहुत हाई पी रेशियो पे काम कर रहे थे। बेसिकली पी रेशियो के ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी है, वो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लें कि जो स्टॉक आपको जो उसकी अर्निंग्स हैं, उसके प्रोपोर्शनेट उसकी क्या वर्थ है इस टाइम पे, जो प्राइस बन रही है, अगर वो देखें तो इस वक्त मैंने इसको देखा था कि मेटा की वैल्यू, जो फेसबुक है, वो तकरीबन 30 के ऊपर चल रहा था, यानी कि पी वैल्यू उसकी 30 थी। जब ये इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो ये इस वक्त 14 पे आ गया है, और ये इससे नीचे भी जा सकता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मैंने पहले भी बताया था कि 5 और 4, 5, 6 इस वैल्यूज़ के दरमियान चल रही होती है। इसी तरह टेस्ला का जो स्टॉक है, टेस्ला का स्टॉक का जो पी रेशियो है, वो किसी टाइम पर कोई 1300 पहुंच गया था। 1300 इज़ अ बिग नंबर। उसके बाद हल्के हल्के करके नीचे आया, लेकिन इस वक्त भी 155 पे चल रहा है। तो टेस्ला अभी भी, आई वोंट से ओवर वैल्यूड, लेकिन उसके स्टॉक, उसकी जो जो अर्निंग्स है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि यार ये आगे ग्रोथ वाली कंपनी है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट उनको समझ में आ रही है कि करनी चाहिए। इसी तरह से ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि यूएस की मार्केट ले लें या पाकिस्तान की मार्केट ले लें, जिसने अब मैं क्या बोलूँ उसको, वर्ड अगेन मैं यूज़ नहीं करना चाहता गैम्बलिंग का, लेकिन इन्वेस्टर, बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगेन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर होती है। और मैं जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, ये समझ लें कि मैं हर डिप के ऊपर बाय करता हूँ। हर डिप पे बाय जब भी कर सकते हैं जब आपके पास फंड्स मौजूद हों। फंड्स कब मौजूद होंगे? आप अब रैशनल डिसीजंस लें।
हर डिप पे बाय करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे पैसे, एक डिप आई और आपने सारे पैसे लगा दिए। मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, मुझे पता होता है हर महीने, लेट से मैं अब एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें मेरे पास पैसे हैं 50,000 रुपये महीने के। मैं उन महीने के 50,000 रुपये को मैंने कहा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। अब मैं महीने में किस टाइम पे इन्वेस्ट करता हूँ ये मेरे ऊपर है। हो सकता है मुझे कभी अच्छी डिप नजर आ जाए तो मैं उस वक्त इन्वेस्ट कर दूं, या मैं देखता रहता हूँ, या मैं महीने के शुरू में कर दूं, आखिर में कर दूं। वॉट एवर वेन एवर आई वॉन्ट आई विल इन्वेस्ट दिस 50,000 रुपीज। उसके बाद अगर फर्ज करें मैंने इन्वेस्ट कर दिए वो पैसे और उसके बाद कोई डिप आती है उस महीने, तो फिर मेरे पास लेट से 10,000 रुपये, फिर मैं उस डिप के ऊपर 10,000 रुपये स्पेंड कर दूंगा। फिर मैं वेट करूंगा उसके बाद फिर जब अगली डिप आएगी, कोई अगर उस महीने कोई डिप आ जाती है तो फिर अगेन मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन मेरे पास ये एक बजट है 70,000 का। इसके बाद कोई भी डिप आ जाए, कुछ हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि मेरे पास पैसे बैंक में मौजूद होंगे, लेकिन मैं कभी भी उसमें बाय नहीं करूंगा। और उसका रीज़न ये है कि इन डिप्स का तो कुछ नहीं पता होता ना, ये तो कल फिर उसके बाद डबल डिप हो जाए तो आप क्या कर लेंगे। फिर मैं अगले महीने का वेट करूंगा। ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ये ऐसा नहीं है। अगेन बात यही है कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप पैसे कमाएंगे। देखिए, आप पैसे कमाने के आपके पास कुछ जरिए हैं, वो मैं बताता हूँ। आपका या तो कोई बिजनेस होगा जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, जो डेली इनकम आपको या मंथली इनकम आपको मिल रही है, या तो आपका कोई बिजनेस होगा उससे पैसे कमा रहे हैं, या आपकी कोई सैलरी आ रही होगी मंथली उससे पैसे कमा रहे हैं, या आपकी कोई रेंटल इनकम होगी आप उससे पैसे कमा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को आपने रेंट किया हुआ है उससे पैसे कमा रहे हैं, या फिर आपने किसी स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और उसके डिविडेंड आपको पता है कि अच्छे स्टॉक्स हैं, यील्डिंग उसकी होती है, पैसे मिलते हैं आपको, उससे पैसे कमा रहे हैं। या लेट से कोई और इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट है, कोई कोई सर्टिफिकेट्स की इन्वेस्टमेंट है, उससे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे जाने से आप पैसे कमाएंगे, तो आप फिर वहां पर इवन इतनी डाउन मार्केट के अंदर, फर्ज करें आपको मैं आज बोलता हूं कि भाई नहीं, ये जो है ना मार्केट डाउन हो चुकी है बिल्कुल, और अब आपको बाय बनती है आपकी, आपको मैं ये कह दूंगा और आप उसको खरीद लेंगे, पता चला कल इससे ज्यादा लेट से 5% डाउन हो जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? और वो पैसे आपको फर्ज करें आपके इमरजेंसी फंड के पैसे थे, वो पैसे फर्ज करें आपको 2 महीने बाद कहीं किसी को देने थे या कोई जरूरत पड़ रही थी, तो वो पैसे जब आपको, इतने जरूरी पैसों को आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, और ये तो कुछ नहीं पता होता ना, स्टॉक मार्केट, यूएस की स्टॉक मार्केट एक टाइम पे 10 साल तक स्टैग्नेंट रही थी। वो टाइम आप सोचें, किसी ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया और वो अगर तो उसने डिविडेंड उसको मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं थी स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट तो ऐसी चीज है। हाँ, अगर मेरे पास, मुझे पता है मेरी रिटायरमेंट करीब आने वाली है, और ये पैसे वो पैसे हैं जो मैं रिटायरमेंट, अब बाय द वे मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट में वो पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूं जो मेरी रिटायरमेंट के लिए होते हैं। मैं उनको, या फिर अगर मेरा कोई और मेरा वो गोल नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और को गोल बताऊं, तो अगर किसी को लेट से 15 साल बाद कोई घर लेना है किसी को, तो वो अभी से इन्वेस्ट कर सकता है, 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यार, स्टॉक मार्केट के अंदर जब आपको पता है कि अब 5 साल बाद, आप 5 साल के रह गए हैं आपके गोल अचीव करने में, लेट से आपको घर खरीदना है तो 5 साल रह गए, लेट से आपको आपकी रिटायरमेंट करीब आ रही है तो आपको पैसे चाहिए, या आपके बच्चों की एजुकेशन करीब आ रही है तो आपको पैसे चाहिए, तो जो 5 साल रह जाते हैं ना, उस टाइम पर एज एज क्विक एज पॉसिबल आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दें स्टॉक मार्केट से। इसके अंदर भी यही करना चाहिए, आपको लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको लेट से 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो स्टॉक मार्केट तो नेगेटिव में ही है ना, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, अगर जनरली इंडेक्स की बात करें। हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन हम अगर जनरल बात करें तो वो अभी नेगेटिव के अंदर है। तो अगर आपको 5 साल पहले आप निकाल चुके होते पैसे और आज आपकी रिटायरमेंट होती, तो आप कम से कम उन पैसों को किसी ऐसी जगह, सेफ जगह पर इन्वेस्ट किए हुआ होता जो स्टॉक मार्केट जैसी वॉलेटाइल नहीं होती। तो मुझसे जितने लोग पूछते हैं कि हम, ये बॉटम है, हम इसमें इन्वेस्ट कर दें, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो देखिए, मैं तो हर डिप पे इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं कितने परसेंटेज से इन्वेस्ट करता हूँ ये मेरा मसला है ना, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन अलग है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन अलग है। मैं कभी भी किसी को ना कोई स्क्रिप्ट बताता हूँ कि कौन सा खरीदना है, ना मैं ये बताता हूँ कि कितने अरसे के लिए खरीदना है। हाँ, मैं ये थोड़े से एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि भाई ये चार्ट है, ये इस तरह से है, मुझे जो लग रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हर बंदे की जो जो कंडीशंस है वो अलग होती हैं। अच्छा, इस चैनल के ऊपर आप पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दें, और एक न्यूज़लेटर मैं निकालता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अब इसके अलावा जो लोग यूएई में रह रहे हैं, मैं उनके लिए भी बताऊं कि मैं सर्वा के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूं। बाय द वे, सर्वा के, अगर आपको सर्वा का अकाउंट खोलना है तो अकाउंट खोल सकते हैं आप, उसके अंदर $50 आपको मिलेंगे। मैं अपना रेफरल लिंक लगा रहा हूँ नीचे, आपको $50 मिलेंगे अगर आप अकाउंट खोल के उसके अंदर अपना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाय द वे, मैं सर्वा के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में बनाऊंगा सर्वा के
ऊपर कि कैसा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, और दूसरा उसके ऊपर मैं बनाऊंगा कि सर्वा के अंदर जब मैंने देखा कि उनकी क्या एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किस तरह से की हुई है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज किस तरह से अपनी एसेट एलोकेशन करती हैं और किस तरह से ये क्योंकि सर्वा बेसिकली कमोडिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, सर्वा बेसिकली यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसके अंदर भी इन्वेस्ट करता है, तो उनका डाइवर्स पोर्टफोलियो और एक खास परसेंटेज के हिसाब से, तो वो एक आपको देख के मज़ा आएगा देखने में कि यार ये कंपनीज किस तरह से अपने क्लाइंट्स के पैसे इन्वेस्ट कर रही होती हैं। अच्छा, अब मैं एक और बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो सेविंग रेट है पूरी दुनिया में सबसे कम है। हम बात करते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की, हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स की, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने वैसा कर दिया, वो सब अपनी जगह पे ठीक है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइस इस वक्त इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम है। अब फिर वही बात होगी कि इनकम लेवल पे बात आ जाएगी, तो इनकम लेवल मैं अभी देख रहा था इनफैक्ट कि पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इस वक्त इंडियन जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 1972 है, 2019 में 1972 था, और 2020 के अंदर ये तकरीबन कोई 1800 के करीब पहुंच गया था। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 1487 था 2019 के अंदर, और 1465 हो गया था 2022 के अंदर। तो कोई फ़र्क है तकरीबन कोई $400-500 का पर जीडीपी पर कैपिटा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर जो डिस्पैरिटी है, अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा है। यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको कोई लेट्स से ये अंबानीज नज़र नहीं आएंगे या टाटा बिरला नज़र नहीं आएंगे। इंडिया में बहुत एक एक अलग ही किस्म की उनकी एलीट है जो बहुत ज़्यादा फिल्थी रिच है। पाकिस्तान के अंदर भी हैं इस तरह के लोग, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। और मैं कहूँगा, मैं आपसे लिटरली आपको बता सकता हूँ कि जो डिस्पैरिटी इंडिया में है अमीर और गरीब की, वो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर नहीं है पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो और ये स्टार्ट से प्रूवन है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूँ, और इसका एक लिंक भी है। मैं अगर मुझे मिलेगा जल्दी इस वीडियो, क्योंकि ये जल्दी मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा, इसके अलावा ये कि अच्छा, बात ये हो रही थी कि ये जीडीपी पर कैपिटा है, ये तो एक नंबर है ना जो हमें पता चल गया कि चलो इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा है। इसी हिसाब से देखें तो ऑयल जो फ्यूल प्राइस है इंडिया में, वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा, एक टाइम पर डबल थी, अभी डबल नहीं है लेकिन अच्छी खासी ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो अगर अब इन्फ्लेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हल्के हल्के जो पेट्रोलियम के ऊपर अपनी लेवीज बढ़ाना शुरू किए हैं, पास ऑन करना शुरू किया है जो कंप्लीट प्राइस है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बेसिकली जो हमारी परसेंटेज इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर यही प्राइस पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती तो शायद हमारी इन्फ्लेशन उतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती जितनी ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है। इसी बात पे अब मैं आता हूँ सेविंग के ऊपर। पाकिस्तान का सेविंग रेट इस वक्त दुनिया में सबसे कम है। मैं आपको एक दो ग्राफ्स दिखाता हूँ। दुनिया में इस वक्त इंडिया का जो सेविंग रेट है, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ पहले। इंडिया का सेविंग रेट का आप ग्राफ ये देखें, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि 2010 से लेकर 2021 तक जो इंडिया की सेविंग हुई है वो 36% से लेकर इस वक्त डाउन आ गया तकरीबन को 28%। यानी कि इस वक्त भी इतनी हाई इन्फ्लेशन के ज़माने में भी इंडियंस अपनी इनकम का 28% सेव कर रहे हैं। पाकिस्तान का आपको पता है? आपको पता भी है कि पाकिस्तान का जो जो सेविंग रेट है वो क्या है? आप सोच सकते हैं कि इंडिया का 28% है। अगेन मुझसे कोई बात करे कि यार इंडिया में ज़्यादा सैलरीज हैं, ज़्यादा उनका जीडीपी पर कैपिटा है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि जीडीपी पर कैपिटा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, $500 का फ़र्क है। और अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ जो जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, क्योंकि ये नंबर्स की बात हो रही है, तो मैं वो उस पर भी बात कर लेंगे कि कौन से कंट्रीज़ का सेम जीडीपी पर कैपिटा है, और उसके अंदर जो सेविंग रेट है वो कौन सी कंट्री का पाकिस्तान के बराबर है। पाकिस्तान का सबसे कम है। पाकिस्तान का जो सेविंग रेट है ना, वो आपको नज़र आएगा अभी, वो तकरीबन कोई 6% है, 6.8% इस वक्त चल रहा है, जो कि 9% था जिस वक्त इंडिया के अंदर सेविंग रेट 2010 के अंदर 36% था। पाकिस्तान में सेविंग रेट वो 9% था। यानी कि आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि क्या फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान के सेविंग रेट के अंदर, कि इस वक्त कोई मैक्सिमम 7% लोग अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त तकरीबन कोई 28% लोग अपनी इनकम का सेव करते हैं। तो कोई मैच ही नहीं है। और ये किसकी गलती है? ये गलती गवर्नमेंट की नहीं है। ये गलती, आप ये बोलें कि मैं अगेन बात करूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट की, ये अर्निंग्स की बात नहीं है कि अर्निंग्स इंडिया में ज़्यादा है जिसकी वजह से वो लोग सेव कर रहे हैं। ये माइंडसेट की बात है। और मैं आपको अपनी एग्जांपल्स बहुत सारी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर यूएई के अंदर इंडियंस के साथ भी काम करता हूँ, अरबियों के साथ भी काम करता हूँ, कुछ गोरे भी होते हैं। तो जो हमारा माइंडसेट है ना पाकिस्तानियों का, वो सबसे अलग है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे आप गोरा ले लें, चाहे आप इंडियन ले लें, चाहे आप कोई और रेस ले लें,
फिलिपिनोज़ वैसे बाय द वे वो भी हमारे जैसे ही हैं, वो बल्कि हमसे भी ऊपर की क्लास है उनकी। वो तो ऐसा खर्च करते हैं कि आपकी सोच होगी। लेकिन हम अगर इंडियन और पाकिस्तानीज़ को कंपेयर करें, तो हमारे जो लोग होते हैं वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को जो है ना एक गाली समझते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको। वो उनको अच्छा ही नहीं लगता कि हम पैसों की बात करें। हाँ, वो समझते हैं कि ये पैसों की बात जो है ना कोई गुनाह हो रही है अगर पैसों की बात करेंगे। जबकि इंडियंस अपने बल्कि मैं एक आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे एक इंडियन कोलीग होते हैं, वो कहते हैं कि उनके फादर कहते थे कि यार अब अगर अगर बच्चे को सही रास्ते पे लेके जाना है ना, तो उसको उसका कोई दोस्त सिंधी होना चाहिए या गुजराती होना चाहिए। अच्छा, ये इंडिया की साइड पे बात हो रही है। इंडिया की साइड पे जो गुजराती और सिंधी होते हैं, ये श्रूड बिजनेसमैन होते हैं। ये लोग सही से जो है कैलकुलेशन करते हैं और अपनी लाइफ को उसी तरह चलाते हैं। तो वो ये कह रहा था कि यार मेरे फादर ये कह रहे थे कि अगर आपको कोई बच्चे को सही राह पे लगाना है, तो बेसिकली अपने दोस्त उसको बोलें कि दोस्त जो है ना उसकी गुजराती या सिंधी में से कोई एक दोस्त, अच्छा दोस्त होना चाहिए उसका। ये तो लेवल है उनका। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेमनों का मजाक उड़ाते हैं। हम लोग इसी तरह से और लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो लोग बिजनेसमैन होते हैं या जो अपने आप को कैलकुलेशन में रखते हैं। यार उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो खुल के खर्च करते हैं और फिर बाद में अगर अल्लाह ना करे कोई बुरा टाइम आता है तो फिर दूसरों के सामने बोल रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आपको कम से कम अपना जो अपना सिचुएशन है, खैर अब मैं इसको आगे लेके नहीं जाता इस तरह से। लेकिन बात ये है कि बेसिकली जो मैं देखता हूँ ना, अपने कोलीग्स को देखता हूँ, इंडियन कोलीग्स को देखता हूँ या बाकी लोगों को देखता हूँ, इवन गोरों को देखता हूँ, वो लोग भी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रूडेंट होते हैं। इस तरह के बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं। अब मैं आपको, ये लंबी वीडियो हो जाएगी, एनीवेज मैं किसी और वक्त बात करूंगा। आप इसमें ये देखें कि जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, मैं अगेन बात करूंगा कि इसमें डिप्स के ऊपर बाय करें, लेकिन अपने सारे पैसे ना लगाएं। आप, मैं कहता हूं, अपने पास एक फंड रखा करें जो ऐसे टाइम के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर आप यूज करें उसको। कहीं से भी आपके सेविंग अकाउंट में हो या कहीं भी हो, ऐसी जगह पर हो जो इमीडिएटली एक्सेसिबल हो। इमरजेंसी फंड को यूज ना करें इन कामों के लिए, या ऐसे चीज़ों में से पैसे ना निकालें। इवन 10,000 रुपये भी होंगे ना तो वो भी काम कर जाएंगे। ये 10,000 रुपये आपको 20 साल के अंदर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप इसको इमरजेंसी फंड से निकाल लेंगे या ऐसी जगह से निकाल लेंगे जो आपको 1-2 साल के अंदर चाहिए होंगी, तो ये आपको उल्टा नुकसान देंगे। तो और फिर बाद में आप स्टॉक मार्केट को गालियां देंगे। मैंने जो यंग लोग हैं उनके लिए एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ वो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि किस तरह से एज अ यंग पर्सन आप कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने गोल्ड फंड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। गोल्ड का ज़माना है आजकल, जैसे गोल्ड ऊपर गया मैंने दिखाया था। यहाँ पर गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए आपको इस वीडियो को कि किस तरह से आप इन्वेस्ट करें, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।